अगर ये किसी धर्म विशेष से आते हैं, इसका नाम अब्बासी है, या जो 38 लोगों को सजा मिली है, सजाए मौत मिली है अहमदाबाद वाले मामले में, अगर वो किसी धर्म विशेष से आते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है भाई? हमने उनका धर्म परिवर्तन करके उनके नाम ये तो नहीं रखे, किसी का अब्बासी, किसी का शेख, किसी का अली नहीं रखे ना, उनके नाम है। तो भाई आप उनसे पूछिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। बाकी लोगों पर सेक्युलरिज्म के नाम पर आप ये प्रश्न क्यों खड़ा कर देते हैं? मठ में जब इसने यह हमला किया, उससे पहले एटीएस इसके घर में पूछताछ करने जा चुकी थी। डर गया था, घबरा गया था, क्योंकि उसको लगा कि मेरी पोल पट्टी खुल गई है, एटीएस वाले मुझे धर लेंगे। तो उससे पहले भाई साहब निकल पड़े थे जिहाद करने के लिए कि चलो जाते जाते मैं मारूं और 72 हूरों के पास उसके बाद खुद ही पहुंच जाऊं। ये इन लोगों की सच्चाई है। जब से मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने पकड़ा है, और पकड़ा कहां पर है? पकड़ा है गोरखपुर में, गोरखनाथ के मंदिर पर हमला करने गए थे भाई साहब। आईआईटी के ग्रेजुएट, केमिकल इंजीनियर किया हुआ, दिमागी स्तर से बीमार व्यक्ति, ऐसा तमाम लोग बोल रहे हैं। और लगातार ये बातें बोली जा रही थी कि केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, आईआईटी का पढ़ा हुआ है, देखिए कितना इंटेलिजेंट लड़का है ये। इसके पिताजी ने आके बोला कि हमारा बच्चा बचपन से इसके अंदर सुइसाइडल का टेंडेंसी थी, ये मेंटली अनस्टेबल है, बीमार है, इसके ऊपर थोड़ा दया का भाव रखिए। और अब उस बीमार, मेंटली, मानसिक तौर पर बीमार, अस्वस्थ, जो अपनी जान लेना चाहता था बचपन से, उसकी जो कहानियां निकलकर उसी की जुबानी आ रही हैं बाहर, वो खतरनाक हैं, दिल दहला देने वाली हैं। और उनसे साफ हो गया है कि ये जिहादी है, ये एक ऐसा इंडॉक्ट्रिनेटेड, रेडिकलाइज्ड यूथ है जो भारतवर्ष के अंदर न जाने कितने ऐसे गोरखनाथ टेम्पल जैसे किस्से करने वाला था। अब आपने जो बातें बोली हैं, इन्होंने स्वयं से एटीएस के सामने ये कबूला है कि मैं इस बात से बहुत परेशान था कि इस देश के अंदर मुसलमान खतरे में है, मुसलमान की सुरक्षा नहीं हो रही है इस देश के अंदर, खतरे में है। सीए एनआरसी को लेकर के मैं बहुत परेशान था, और हिजाब के मामले को लेकर के मैं परेशान था। अब इस व्यक्ति से कोई ये पूछे, इस देश के अंदर मुसलमान खतरे में है, इस देश में मुसलमान प्रताड़ित है, और ये मुर्तजा अब्बासी जो मुसलमान है, ये इस देश के अंदर प्रताड़ित होकर के आईआईटी पहुंच गया, केमिकल इंजीनियरिंग इस भाई साहब ने कर ली, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहा था, ऐसे इतने पैसे कमा रहा था कि नेपाली खातों के माध्यम से 8-8, 10-10 लाख रुपए न जाने कितने सालों से सीरिया को भेज रहा था। इस देश में प्रताड़ित है मुस्लिम, ये कह रहा है। और कौन कह रहा है? ये व्यक्ति जिसके चचा जान का इतना बड़ा लीडिंग हॉस्पिटल है गोरखपुर के अंदर, जिसके पिताजी बहुत अच्छी खासी नौकरी करते हैं, ये ऐसी कहानियां सुना रहा है। और क्यों सुना रहा है? क्योंकि भैया मैं तो एक बहुत ही डरा हुआ शांति दूत हूं, मुझे बोलने का हक है, और अगर मैंने कर दिया तो क्या बड़ी बात कर दी। मैं जाकर 2-4 खुखरी लेकर के अल्लाह अकबर के नारे लगा करके मैंने पुलिस के पीएससी के जवान ही तो मारे, कौन सा बड़ा बात कर दी, कौन सी बड़ी बात कर दी? मैंने तो इसलिए करी क्योंकि मैं शांति दूत हूं। उसके अलावा ये कहते हैं कि सीए एनआरसी को लेकर के परेशान थे। अरे आईआईटी किया हुआ लड़का है, जरा इसको ये पूछो कि सीए एनआरसी तूने पढ़ा है? तुमको मालूम है कि सीए एनआरसी में क्या होता है? तुम जानते हो कि क्या इस चीज के अंदर चल रहा है? फिर बात कर रहा है हिजाब की, कि मैं हिजाब वाले मुद्दे से बड़े परेशान था। क्या है कि कॉलेज के अंदर ना हमारे समाज की लड़कियों को हिजाब पहन करके नहीं जाने दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है धर्म के आधार पर। इससे पूछो कि जब स्कूल में जाता था, यूनिफॉर्म पहन के जाता था, हर समाज का व्यक्ति, बच्चा, देश के अंदर किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी जाति का हो, क्या वो यूनिफॉर्म पहन के जाता है कि अपने धर्म की कपड़े पहन के जाता है? धर्म का और शिक्षा का क्या लेना देना है? और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये अब्बासी, इससे ये पूछो कि इनके इस्लाम में, इनके कुरान में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि मैंडेटरी है हिजाब पहनना। हिजाब का और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो मुद्दा कौन बना रहा है? यही लोग बना रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं जो लोग हिजाब के नाम पर इस देश के अंदर कट्टरवादिता फैलाना चाहते हैं। अब ये सारी चीजों को लेकर के भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं बड़ा परेशान था और इसलिए मैं मारने के लिए चला गया था, है ना? तो अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी बना रही है, मामले को बेमतलब में खींच रही है। अगर मानसिक विच्छिन्नता का मुद्दा है तो उस पर ध्यान दिया जाए, क्यों मामले को खींच रहे हो? बीजेपी की आदत है। हाँ सही बात है। अखिलेश यादव एलओपी है ना आजकल, मैंने सुना बन गए। अच्छा, अखिलेश यादव एलओपी बने। भगवान बचाए समाजवादी पार्टी को और उन लोगों को जिनका वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं फ्लोर ऑफ द हाउस में। मिस्टर अखिलेश यादव की कहानी भी सुनी लीजिए हिंदुस्तान आप। अखिलेश यादव वो साहबजादे हैं जो विदेश में पढ़े हैं, है ना, एक राजनीतिक परिवार के बेटे हैं, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, परिवारवाद का प्रोडक्ट है, सब कुछ प्लेटर में मिला है। इन्होंने सिर्फ जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करी अपने पिताजी की तरह, ठीक है। अब ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले, चुनाव से पहले बोला था कि जिन्ना मेरे पूर्वज हैं,
जिन्ना मेरे लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। जिन्ना जी, इस देश के अंदर राजनीति करते हो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन खुद को बोलते हो, टैक्स पेयर के पैसों के बड़े बड़े बंगलों में आप लोग हमेशा रहे हो, इस देश ने आपको सर माथे पर बिठाया और उसके बाद जिन्ना और पाकिस्तान के गुण गाते हो। ये वो अखिलेश यादव हैं। दूसरा याद दिला दूं कौन से अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का आतंकियों को बचाने का आज का इतिहास नहीं है जितेंद्र। इनका दिल आतंकियों के लिए, आतंकवादी जो लोग फैलाते हैं उनके लिए धड़कता है, इस देश की सेनाओं के लिए नहीं धड़कता है। उनसे तो ये पूछते हैं कि बताओ हिसाब किताब दो, उनसे ये सबूत मांगते हैं। ये वो अखिलेश यादव है हिंदुस्तान में, आपको याद दिला देना चाहती हूँ, जो आज मुर्तजा अब्बासी को बचा रहे हैं, उसको मानसिक तौर पर बीमार बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये आतंकी नहीं है, ये फालतू में बात बढ़ाई जा रही है, पहला आतंकी नहीं है, जिहादी नहीं है जिसको ये बचा रहे हैं। 2007 में बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे यूपी के अंदर, गोरखपुर में हुए थे, लखनऊ में हुए थे, फिरोजाबाद में हुए थे, बनारस में हुए थे, हर जगह हुए थे। और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव भाई साहब पहुंच गए थे पैया पैया कहां, कोर्ट के अंदर, और बोला कि जितने भी इनके खिलाफ टेरर के सारे के चार्जेस हैं उनको हम ड्रॉप करना चाहते हैं। और उस वक्त भी ये बोला गया था कि आप ऐसा कीजिए ना, आज टेरर के इनके चार्जेस ले लीजिए और फिर इनको पद्मश्री दे दीजिए। इनका दिल धड़कता है किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। आतंकवादियों का समर्थन करने वाली ये पार्टी है, आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाली ये पार्टी है। और उसके अलावा 2008 में 20 बॉम्ब ब्लास्ट विद इन नो टाइम कहां हुए थे? अहमदाबाद के अंदर। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? जो आज के प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, मोदी जी। और वो जो 20 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो उनके अनिष्ट की कामना से हुए थे। 56 लोग उन 20 बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे, 243 घायल हुए थे। और जितने भी नाम उसमें हैं, जितने भी आतंकवादी, अगर वो किसी धर्म विशेष से आते हैं, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, पर उसमें एक आतंकवादी ऐसा था हिंदुस्तान जिसको फांसी की सजा हुई है। उनमें से 38 लोगों को फांसी की सजा हुई है और उन 38 में से एक इनके बड़े नेता का बेटा है आजमगढ़ के, जो इस वक्त इस चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। और उसके लिए भी इन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो आतंकवादी नहीं है। तमाम इनके जैसे लोग बाहर निकल करके आ गए। वो 38 जिन्होंने 56 लोगों को मारा, 243 लोगों को घायल किया, 56 घरों को बर्बाद कर दिया, सूना कर दिया। और अब जाकर के, इतने समय के बाद जाकर के 38 आतंकवादियों को कोर्ट ने सजा दी। और जब कोर्ट ने सजा दी तो इन्होंने कोर्ट के ऊपर प्रश्नावली खड़ी कर दी और बोलने लगे कि नहीं ऐसा मत करो, ये मासूम बच्चे हैं। और बाय द वे, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा उन पूरे बॉम्ब धमाकों का मास्टरमाइंड भी है और उन 38 लोगों में कन्विक्टेड भी है। ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न्ड। जिनके नेताओं के बेटे आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों को बचाने की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि जिन्ना उनका पूर्वज है, उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो क्या मुर्तजा अब्बासी को बचाने की कोशिशें नहीं करेंगे? आप ये मुझे सोचिए, मुझे दुख होता है ये सोच करके कि मुर्तजा अब्बासी इनको मानसिक तौर पर बीमार लग रहा है, उसके ऊपर दया आ रही है, IIT का ग्रेजुएट लग रहा है, और वो PSC के जवान जो देश की सेवा कर रहे थे खाकी वर्दी पहन करके, उनको काट दिया मुर्तजा अब्बासी ने। एक शब्द नहीं अखिलेश यादव जी से बोला गया, एक शब्द नहीं बोला करा। अरे वही पुलिस वाले हैं ना जो इन लोगों की सुरक्षा में भी लगते हैं, उनके लिए इनका दिल क्यों नहीं धड़का भाई? PSC के लिए क्यों नहीं बोला? और बाय द वे अखिलेश यादव जी, मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ। जिस प्रदेश में आप रहते हैं ना बड़े भाई, उस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ना, वो आपके और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का परमानेंट एड्रेस आपको मालूम है क्या है? गोरखनाथ का मंदिर। वो वहां के मुख्य महंत हैं और वो उनका परमानेंट एड्रेस है। तो क्या मैं ये ना बोलूं कि ये जो आतंकी हमले की तैयारी और साजिश की जा रही थी, ये योगी जी के अनिष्ट को लेकर के की जा रही थी? क्या आपको योगी जी के लिए चिंता नहीं होती है? क्या आपको ये एज अ LOP, एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, ये नहीं बोलना चाहिए कि बहुत खतरनाक साजिश थी, इस साजिश के बारे में पता कीजिए, ये कैसे हो गया? उल्टा आप उसको बचाने की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये तो मानसिक तौर पर बीमार है, बीजेपी इसको खींच रही है। आतंकवादी को ATS ने गिरफ्तार कर दिया। और बाय द वे ATS इस व्यक्ति को 20 साल से ढूंढ रही थी, 20 ईयर से ATS इसको ढूंढ रही थी। और एक चीज और मैं बता देना चाहती हूं हिंदुस्तान आपके चैनल के माध्यम से, कि इसने देश और विदेश के 200-250 लोगों को मिला करके एक बकायदा WhatsApp का ग्रुप बनाया था और उन लोगों को ये लगातार रेडिकलाइज करते रहता था। उसमें से 15 से 20 ऐसे थे जो पूरी तरीके से बहुत सुपर एक्टिव थे। और उसके बाद ये आदमी वो है जो अपने खातों से, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, सीरिया आदि को पैसे भेजता था। ISIS के साथ इसके कनेक्शन है। जाकिर नाइक के वीडियो सुन रहा था, सीरिया के बारे में लगातार पढ़ते रहता था।
ये आदमी आपको मानसिक तौर से बीमार दिख रहा है कि यह आपको दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड दिखाई दे रहा है? ये चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई देती है। एक आतंकवादी जब पकड़ा जाता है तो वो या तो वो मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है या वो हेडमास्टर का बेटा हो जाता है, और फिर बोला जाता है अरे भैया इनके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से ज्यादती हो रही है। कौन ज्यादती कर रहा है? ये व्हाट्सएप से जो उसके खुलासे निकले हैं, जो उसके मैक के लैपटॉप से खुलासे निकले हैं, वो हमने तो नहीं करे। और बाय द वे खुलासे उसकी पूर्व पत्नी ने भी करे हैं इस दहशतगर्द की। जौनपुर में जो उनकी पत्नी है जिसको उन्होंने छोड़ दिया, बाय द वे फोन कॉल पर छोड़ा, बड़ा पढ़ा लिखा है ना, तलाक 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 अपनी बीवी को इसने फोन पर दिया था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा ही अलूफ रहने वाला लड़का अपनी पत्नी से भी बात नहीं करता था, और जो इसका लैपटॉप और मोबाइल था, बताइए अपनी पत्नी के साथ उस बेडरूम में तक नहीं रखता था। आप सोचो, ये आदमी आपको, अखिलेश यादव जी, बड़ा शरीफ दिखाई दे रहा है, मानसिक तौर से आपको ये बीमार दिखाई दे रहा है, जो 200-250 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है, जो दुबई बाय द वे अभी कुछ महीने पहले गया था, दुबई चुपचाप गया था, कनाडा भागने की तैयारी कर रहा था, और एटीएस को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। मठ में जब इसने यह हमला किया, उससे पहले एटीएस इसके घर में पूछताछ करने जा चुकी थी। डर गया था, घबरा गया था, क्योंकि उसको लगा कि मेरी पोल पट्टी खुल गई है, एटीएस वाले मुझे धर लेंगे। तो उससे पहले भाई साहब निकल पड़े थे जिहाद करने के लिए कि चलो जाते जाते मैं मारूं और 72 हूरों के पास उसके बाद खुद ही पहुंच जाऊं। ये इन लोगों की सच्चाई है। मगर इस स्थिति में मैम जो मीडिया तंत्र है उसका जो रवैया रहता है, जैसे आप देखिए एक आर्टिकल चल रहा था कि राम भक्त गोपाल, उसके बाद आईआईटी ग्रेजुएट और फिर मैथ्स का टीचर, जो आपने कहा इस तरीके की जो भाषा होती है, जो शब्दावली होती है, जब इस तरीके के लोग पकड़े जाते हैं, इनके पीछे बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं इन्हें बचाने के लिए, क्या कोशिश रहती है, क्यों बचाने की कोशिश रहती है लगातार, कौन खुश होता है? देखिए ऐसा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर ना सेक्युलरिज्म की चिपकी हम सबके सर पे लगाई हुई है। ये वही लोग हैं जिनको कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने से प्रॉब्लम है। ये वही लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर कश्मीर फाइल्स दिखाएंगे और हिंदुओं का दुख दर्द, 4 लाख हिंदुओं का दुख दर्द सबके सामने आएगा और पता चलेगा कि जिहाद के नाम पर, अल्लाह अकबर के नाम पर किस तरीके से दरिंदगी की गई थी, तो फिर सच्चाई जिसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो बाहर निकलेगी। तो इसलिए जब मुर्तजा बाहर निकलता है, उसके ये बिना तनख्वाह के वकील बन जाते हैं, क्योंकि इनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर बैठे हुए मीर जाफर हैं। इसीलिए मैं लगातार बोलती आई हूं, इनको कहीं पर भी आतंकवाद गलत नहीं दिखाई देता है, और वो मेरी तकलीफ है, वो मेरी चिंता है कि इस देश के अंदर बैठ करके आप आतंकवादियों के गुण क्यों गाते हो भैया? अभी तो आप इंतजार कीजिए, सोनिया गांधी जी बाहर आएंगी, वो रोएंगी, उनके आंसू निकलेंगे, क्योंकि जब आतंकवादी पकड़ा जाएगा, आतंकवादी को सजा होगी, तो उनके आंसू निकलेंगे, वो बोलेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी तो अखिलेश यादव ने बोला है, कुछ बड़े लोगों ने बोला है, अभी बाहर निकल करके आएंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे। और जो लोग हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को लगातार रोकने की कोशिश करी है, जो नहीं चाहते थे कश्मीर फाइल्स निकले और हमें सच्चाई दिखाई दे, क्योंकि ये आज का खेल नहीं है, ये आज का खेल नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये जो हिजाब वाला मामला है, इसमें मैं जोड़ देना चाहती हूं, हिजाब वाले मामले में क्या सच्चाई निकल करके आई है कल बाहर? अलकायदा का हेड, अलकायदा का आतंकी, वो 9 मिनट का वीडियो निकालता है और लिखता है भारतवर्ष की महान लड़की, उस पूरे अपने वीडियो का शीर्षक डालता है, और उसके बाद बोलता है कि मुस्कान की हेल्प करो। काहे के लिए हेल्प करो? जिहाद करने के लिए, यहां पर हिजाब का किस्सा बनवाने के लिए। आप सोचिए, ये इन लोगों की सच्चाई। और तब भी बोला गया था कि इस हिजाब का जो मुद्दा है ये बनाया गया मुद्दा है, इस देश के अंदर दंगे करवाने का मुद्दा है, इस देश को विभाजित करने का मुद्दा है, इस देश के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने का मुद्दा है। मैं साफ कर देना चाहती हूं उन लोगों को जिनकी ये जो मंसूबे हैं ना इस देश को तोड़ने के, इस देश के अंदर दंगे भड़काने के, कि इस देश का विभाजन एक बार हो चुका है धर्म के आधार पर, बन गया पाकिस्तान और उसके बाद बन गया बांग्लादेश। ये जो आप लोगों के मंसूबे हैं ये अब इस देश के अंदर कदापि किसी भी कीमत पर पूरे नहीं होंगे, और जिनकी गलती है उनको सजा अवश्य मिलेगी। आपको जो करना है कर लो। लोग ट्विटर पर आ जाते हैं, लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, लड़ने झगड़ने पर लग पड़ते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता इनके इंटेंशंस, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग चाहते क्या हैं। दिल्ली दंगों के ऊपर ये लोग आज भी आकर के जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं। मैं नहीं भूलूंगी कभी भी दिलबर नेगी को, उत्तराखंड की बेटी हूं। दिलबर नेगी एक नाबालिग बच्चा अपने माँ बाप को पालने के लिए एक होटल में नौकरी करने आया था। इन जिहादियों ने उसके दोनों हाथ पैर काट के उसको जिंदा जला दिया। उसका दर्द, उसकी चीख पुकार किसी को नहीं सुनाई देती हैं। कैसे लोग थे वो? मुर्तजा अब्बासी जैसे लोग ना, रेडिकलाइज्ड, इंडोक्ट्रिनेटेड लोग, नेतागिरी के नाम पर जो लोग तमाशा करते हैं। ताहिर हुसैन काउंसलर बनकर के बैठा हुआ है आम आदमी पार्टी का, और दंगे करवाते हैं ये लोग। कि एक चीज है गिनने के लिए क्या?
कहां कहां आप चले जाएं, आप बंगाल में चले जाइए, केरला में चले जाइए, क्या तमाशा चल रहा है। और उसके बाद आप बोलोगे कि ये मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति है, इसके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की जाए। क्यों कार्यवाही ना की जाए भैया, क्यों कार्यवाही ना की जाए? देश को दहलाएंगे, मतलब दे आर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरीके के लोग दंगे फैलाएं, तमाशा करें और उसके बाद मासूम लोग, उनका खून बहे, मासूमों की हत्या होती रहे, मासूम मरते रहे। जितना खून बहेगा इनकी राजनीति अच्छी चलेगी क्या? ये समझे हम लोग, यही लोग कराते रहे हैं क्या? यही आगे होता रहेगा? नहीं होगा भैया, कतई नहीं होगा। ये रक्त रंजित खेल इस देश के अंदर बंद होगा। मुर्तजा जैसे लोगों के जो नापाक मंसूबे हैं वो इस पावन धरा पर नहीं चलेंगे। जैसे आपने सोशल मीडिया की बात करी, कल सोशल मीडिया पे लोग चर्चा कर रहे थे इस चीज़ पे लेके कि आखिर क्या मजबूरियां रही इस सरकार के अंदर कि मुर्तजा जैसा आईआईटी का स्टूडेंट जो पढ़ा लिखा है उसको हथियार उठाना। देखिए ऐसा है, मैं एक बात तो साफ हो गई है, आईआईटी किया हुआ मुर्तजा अब्बासी उसने एक चीज साफ कर दी है कि जिहाद का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये बोलें कि बड़ा एजुकेटेड है, ये रेडिकलाइज्ड नहीं हो सकता है, इसका दिमाग खराब नहीं हो सकता है, तो अब ये थ्योरी खत्म हो गई है। और दूसरी एक और थ्योरी खत्म हो गई है, जो जाकिर नाइक के पैरवी करते हैं ना इस देश के अंदर बैठ करके। भैया ये जाकिर नाइक का करा धरा है। जाकिर नाइक को बैठ बैठ कर घंटों घंटों वो सुनता था, ठीक है, और उसके बाद उसके दिल में जहर भर गया, रेडिकलाइज्ड हो गया वो, और उसके बाद उसने इसी देश को, जिस देश ने उसको सब कुछ दिया, आईआईटी का इंजीनियर बनाया, उसी देश को दहलाने के लिए, उसी देश के अंदर दंगे करवाने के लिए, इसी देश के अंदर जिहाद करने के लिए वो खड़ा हो गया। ये एक्चुअली सच्चाई है उन लोगों की भी जो रेडिकलाइजेशन के नाम पर और धर्म का इस्तेमाल करके इस देश में, इस देश के अंदर इतना गंदा खतरनाक खेल करने की कोशिश न जाने कितने समय से करते आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके अलावा मैं एक बहुत ज़रूरी बात बोल देना चाहती हूँ। देखिए इसमें ये बोल देना कि ये इस धर्म से उस धर्म से, अगर ये किसी धर्म विशेष से आते हैं, इसका नाम अब्बासी है, या जो 38 लोगों को सज़ा मिली है, सजाए मौत मिली है अहमदाबाद वाले मामले में, अगर वो किसी धर्म विशेष से आते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है भाई? हमने उनका धर्म परिवर्तन करके उनके नाम ये तो नहीं रखे, किसी का अब्बासी, किसी का शेख, किसी का अली नहीं रखे ना, उनके नाम हैं। तो भाई आप उनसे पूछिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। बाकी लोगों पर सेक्युलरिज्म के नाम पर आप ये प्रश्न क्यों खड़ा कर देते हैं? इस देश की नींव हिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस देश को इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस देश को दहलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आतंकवाद का साथ देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत दुख होता है, काश मिस्टर अखिलेश यादव जाते सरहदों पर और नमन करते उन फौजियों को, नमन करते मां भारती के उन सच्चे सपूतों को जो आतंकवाद का शिकार हो जाते हैं, जितेंद्र। लेकिन उनसे ये प्रश्न करेंगे, उनके घरों में ये कभी नहीं जाएंगे, उनके साथ ये कभी नहीं खड़े होंगे। मिस्टर अखिलेश यादव, आप और आप जैसे तमाम उन लोगों को बता देना चाहती हूं जिनको इस देश से, मुझे नहीं लगता, माफ कीजिएगा, प्रेम है, उनको बता देना चाहती हूं कि हमारे जितने भी मां भारती के सच्चे सपूत हैं ना, फौजी एलएसी एलओसी पे जो खड़े होते हैं और बड़ी बड़ी वीरता के साथ आतंकवादियों के आगे झुकते नहीं हैं, सीना तानकर गोली खाते हैं, झुकते नहीं है, वो आपकी सुरक्षा के लिए भी खड़े होते हैं, वो मेरी सुरक्षा के लिए भी खड़े होते हैं, 130 करोड़ की जनता की सुरक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। आप अपनी घटिया राजनीति इसीलिए कर पाते हैं, आप टैक्स पेयर के पैसों के बंगलों में चैन से इसीलिए सो पाते हैं क्योंकि फौजी सरहद पर खड़ा होता है, आतंकवाद का सामना कर रहा होता है। लेकिन आप उनके आगे नहीं झुकते हैं, आप उनको प्रणाम नहीं करते हैं, आप उनकी पैरवी नहीं करते हैं, आप उनके घर में जाकर के उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को नमन नहीं करते हैं। आप झुकते हैं किसके आगे? मुर्तजा अब्बासी के आगे। आप बनते हैं उनके वकील।